हमारे पास उनके लिए चलाने के लिए क्रेब्स साइकिल का स्टेप 4 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कुछ बातें मैं आपसे इसमें शेयर करना चाहता हूं पहले, ताकि आप उसको अच्छे से फॉलो करें। कि अभी जो कहा जा रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट, उसमें 5 कार्बन है और उससे बनाना है क्या, 4 कार्बन का। ठीक है। अच्छा, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर हम पूरा ऐसे एसिडिक फॉर्म में लिखें तो लिखते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और इससे जो प्रोडक्ट बनना है फाइनल, उस प्रोडक्ट का नाम होगा सक्सिनिक एसिड। तो डायरेक्ट सक्सिनिक एसिड तो ये बन नहीं पाता है ना, डायरेक्ट सक्सिनिक एसिड नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? पहला मुद्दा ये है। तो आप देखेंगे कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जब बदलाव होता है तो क्या होता है। ठीक है, इस रिएक्शंस को आप गौर करेंगे। तो ये है अल्फा कीटोग्लूटारिक 5 कार्बन का एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें कार्बन नंबर 1 भी एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप है और कार्बन नंबर 5 भी एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। ये अल्फा कार्बन है जिस पर कीटो ग्रुप है, और ये दोनों CH2 है। ठीक है, अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो यहां से निकलता है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब लास्ट जो पहला जगह है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इस जगह से। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो होगा क्या, होगा ये कि वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखो कैसे हम इस रिएक्शन को दिखाते हैं कि इसमें डिफिकल्टी क्या है। अब देखो, ये तो डबल बॉन्ड O हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है, तो इसका जो हाइड्रोजन रिमेनिंग होता है वो यहां आ जाएगा। अब आप देखें, ये क्या बन गया, एसिड से एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। एसिड से एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, मतलब ये रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन अगर होगा तब तो फिर जो सिद्धांत है रिस्पायरेशन का, कि इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंडक्ट होता है, वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात ये नहीं बनना चाहिए, है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बनना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनना चाहिए। इसकी जगह पर क्या बनना चाहिए, एक एसिड ही बनना चाहिए। एसिड बनने के लिए क्या है, कैसे ये एसिड बनेगा, क्या बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा सक्सिनिक एसिड बनना चाहिए, तो सक्सिनिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर सक्सिनिक एसिड का हम देखें स्ट्रक्चर, सक्सिनेट का, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, अब देखो ये इस प्रकार से होता है। अब आप कहेंगे क्या, सर यहाँ बड़ा एक यूनिक चीज है जो आप हमें बता रहे हैं, और ये है कि हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगा या OH ग्रुप आएगा। हम अभी इसको OH ग्रुप ही बना देते हैं, ठीक है ना, अभी चार्ज नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम चार्ज नहीं रखते हैं तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OH। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर एक पोलर ग्रुप है जिसका नाम है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वो यहाँ रहना चाहिए। तो इस बात को पहले समझना है। अब है कि हमें एक ऑक्सीजन की पहले आवश्यकता है। ठीक है ना, अगर हम देखें तो हमें ये ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन कौन कौन दे सकता है, ये वाटर दे सकता है H2O, ये ऑक्सीजन डोनर है। और दूसरा ऑक्सीजन डोनर है फॉस्फेट, PO4 3- चार्ज। ये दोनों डोनर है जो ऑक्सीजन दे सकता है। लेकिन अगर हम वाटर को डालेंगे तो वाटर के साथ एक इशू है। इशू क्या है कि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन और प्रोटॉन, इन दोनों का लेन देन होगा।
अगर इन दोनों का लेन देन होगा, इस प्रोटॉन का अकाउंट जो है वो यहाँ बन नहीं पाएगा, इसलिए वाटर का को सोर्स के रूप में कैंसिल कर दिया गया। तो बचा क्या? फॉस्फेट। अब आप समझें कि फॉस्फेट को हम जोड़ेंगे तभी हमें फाइनली एक सक्सिनिक एसिड मिलेगा। इसलिए यह पूरा प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस में जो सेकेंड स्टेप होता है वो एक डायनेमिक स्टेप माना जाता है। इसमें मतलब जो फोर्थ स्टेप है वो एक डायनेमिक स्टेप माना जाता है, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए वहां पर क्या बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम है, जो C4 कंपाउंड है। क्या बनेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। हर चीज के होने का अपना एक मतलब होता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? तो इसमें अब जो है इशू वह है कि जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही होगा इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाता है, CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट। ठीक है, पूरा ढंग से जोड़ ही देते हैं। वो ऑक्सीजन, फॉस्फेट, ऑक्सीजन का 3 हो गया, 2 माइनस हो गया, ये यहां पर जुड़ेगा। तो अगर यह यहां जुड़ रहा है और इस कंपाउंड का नाम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हो रहा है, तो इसमें कुछ चीजों को हमें जोड़ घटाना पड़ेगा ही, उसके बिना ये काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे इससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने यहाँ तीर का निशान दिया, बोला कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो निकाल दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो साथ में हाइड्रोजन भी निकलता है, तो हाइड्रोजन के लिए भी हमने लिख दिया यहाँ पर NaD+। जब हाइड्रोजन निकला हो गया NaDH+ प्रोटॉन, ये भी हमने लिख दिया। क्योंकि कोएंजाइम ए है तो यहाँ पर कोएंजाइम ए जो है उसको डालना पड़ेगा, तो हमने कोएंजाइम ए के बारे में लिख दिया, थायोल कोएंजाइम, कोएंजाइम ए। मतलब यह इस तरह का प्रोसेस हो गया। तो एक मुद्दा तो हमें समझ में आ गया कि इसमें एक से ज्यादा एंजाइम और एक से ज्यादा कोएंजाइम्स चाहिए, इसीलिए इसका जो सिस्टम है उसको, इसके लिए जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम पड़ा अल्फा कीटोग्लूटारेट, मतलब KGA, कीटोग्लूटारेट एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब यह कॉम्प्लेक्स और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक जैसा ही हमें दिखता है, लगभग काम करने का तरीका इसका। तो अब जब हम इस कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करें और इसके स्टेप्स को देखें तो हमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की याद जो है वो ताजा हो जाती है। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की खास बात होती है, इसमें पूर्ववर्ती इसके तरह 3 एंजाइम्स एंड 5 कोएंजाइम्स होते हैं इसमें। यह उसका एक कॉम्प्लेक्स है। जो एंजाइम्स कोएंजाइम्स हैं उनका क्या शेड्यूल है? तो सबसे पहला है, उसका नाम है E1-TPP, और इसका यहाँ फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डी कार्बोक्साइलेज लेज। ठीक है, थियामिन पैरोफॉस्फेट, पहला ये हो गया। दूसरा जो है उसका नाम है E2 लिपोएट। इसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रो लिपोपाइल ट्रांस सक्सिनाइलेज, ट्रांस सक्सिनाइलेज, और इसका हो गया
लिपोइक एसिड। अब लिपोइक एसिड क्या है? ये लिपोइक एसिड एक तो हम सब जानते हैं कि लिपोइक एसिड एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हिस्सा है होने के कारण क्या है, यह कोएंजाइम्स के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाता है। लिपोइक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक और उसका फीचर देखना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत भी है। तीसरा जो एंजाइम है इसमें, उसका नाम है E3FAD। इसका फुल फॉर्म है डाई हाइड्रो लिपोपाइल डिहाइड्रोजिनेज, और साथ में हो गया फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हो गए 3 एंजाइम्स। और पांचवा चौथा स्टेप में जो है सिर्फ एक कोएंजाइम है जिसका नाम है थायोल कोएंजाइम ए, और पांचवा जो है वो है NAD। मतलब ये 3 एंजाइम और 5 कोएंजाइम का यह एक श्रृंखलाबद्ध मतलब की चीज है, इससे ये काम होता है। यहाँ पर थियामिन पायरोफॉस्फेट, लिपोएट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, थायोल कोएंजाइम ए और NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये पांचों जो है वह कोएंजाइम है। और जो एंजाइम है उनका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिकार्बोक्सिलेज, डायहाइड्रोलिपोपाइल ट्रांससक्सिनाइलेज और डायहाइड्रोलिपोपाइल डिहाइड्रोजिनेज। यह उसी प्रकार का सीक्वेंस है और उसी प्रकार का सीक्वेंस से यह काम कंडक्ट होता है। इन सब पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इन सब पर अभ्यास और इन पर नियंत्रण आपका होना आवश्यक है। अब जो सबसे पहला स्टेप जब प्रारंभ होता है, स्टेप नंबर 1, तो हमारे पास क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट होता है। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, यह 5 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें दोनों टर्मिनल पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, अल्फा कीटो ग्रुप है, CH2 एंड CH2, यही ग्रुप है। यहाँ जो हमारा टारगेट है वह यह है, मतलब पहला कार्बन जो है उसे हम लोग हटाना है। क्योंकि रिएक्शन मोड में आते ही यहाँ पर हाइड्रोजन हमें लिखना चाहिए, तो हमने उसको लिख दिया। अब द स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर बाहर निकाल दिया, CO2। जैसे हमने CO2 को बाहर निकाला तो एंजाइम जो है इसके साथ जुड़ेगा, और एंजाइम का नाम क्या है? यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं एंजाइम का नाम है E1PPP। अब देखिए कैसे इसमें रिएक्शन होता है। एंजाइम 1PPP के साथ जुड़ गया यह, जिसका प्रोडक्ट हम उसको पलट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। देखिए चौथे कार्बन से यह एंजाइम को एंजाइम आपस में जुड़ गया, बाकी तो एज यूजुअल है। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम कितना अनुशासित तरीके से काम कर रहा है, आप उसको देखें। अब ये हो गया। अब यहाँ पर इसके साथ एक रिएक्शन करने के लिए अगला कंपाउंड आया, अगला स्टेप शुरू हुआ, और इससे आया एंजाइम 2 लिपोएट। अब देखें एंजाइम 2 लिपोएट जो है उसका स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। ये E2 है और ये जो है लिपोएट जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। देखिए ये जो SS है मंदिर की तरह दिख रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब क्या है, जब यहां टूटेगा ये, अब एंजाइम 1 जो है उसकी वापसी होने वाली है। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग बढ़ गए। हाँ, स्टेप 1। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये जो हिस्सा है यह टूटकर बाहर निकल रहा है, और ये हिस्सा जुड़ने वाला है किससे? ये हिस्सा जुड़ने वाला है इससे। तो पहले तो एंजाइम 1 सीक्वेंस जो उसको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। देखिए E2 कैसे खुलता है, E2, और अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड खुल गया। खुलने के बाद ये सल्फर यहां हो गया और यहां हो गया SH।
ये हाइड्रोजन सब इसी सिस्टम से इसको मिल जाता है, इसके लिए बाहर इसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इससे अब ये जुड़ जाएगा, कैसे देखें। अल्फा कीटो वाला ग्रुप है कार्बन, इसको पलट दिए हैं, CH2 CH2 CH और ये CO-। ये बेचारा कंपाउंड कितना लटका झटका हो रहा है इसका, है ना, कभी यहां लटक रहा है, कभी वहां झटक रहा है, लेकिन फाइनली कंक्लूजन ये होने वाला है कि ये एक अच्छा एंड प्रोडक्ट के रूप में आएगा। इसलिए जिंदगी में बदलाव होता है तो उस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह बदलाव आपको बड़े अवसरों पर कामयाब बनाता है। अब ये भी स्टेप हो गया, और एंजाइम 1 TPP जो है बाहर निकल गया, डिकार्बोक्सिलेज था तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड को भी हवा में वापस लौटा दिया, हम लोग सांस इसको बाहर छोड़ दिए। अब जो मुद्दा है, उस मुद्दे में क्या अगला स्टेप क्या होगा, क्या होना चाहिए। इन पहले स्टेप्स को तो हम मिटा दें। याद रखें, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, बट आप प्लीज दिमाग से इसको मत मिटाइए, क्योंकि दिमाग से मिटाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, सबस्ट्रेट तो यही है, ठीक है ना, यही सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट के साथ अब जुड़ने वाला है कौन, कोएंजाइम ए। अब यहां पर जुड़ेगा थायोल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए, ये जुड़ेगा। ये जुड़ेगा तो बाहर कौन हो जाएगा, हम कह रहे हैं बाहर हो जाएगा लिपोएट। जो लिपोएट का सिस्टम ग्रुप है ना, वो इससे बाहर हो जाएगा। देखिए कैसे बाहर होता है, E2, और ये लिपोएट है इसका। अब यहां से हट गया तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया, और यहां पर भी हाइड्रोजन आ गया। और आप देखिए कि एक कंपाउंड जो है आपका, जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट, वो आपको मिलकर तैयार होने वाला है, डबल बॉन्ड O। चलो ध्यान से देखिएगा, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप इसका अभ्यास आराम से करें। विद्यार्थी इसको रटने के चक्कर में ना इसकी खूबसूरती जो है पूरे क्रेब साइकिल की, वो कहीं ना कहीं खो देता है, और उसके कारण क्रेब साइकिल उसके लिए मकड़ा जाल की तरह दिखता है। अब देखो ये सब बाहर निकल गया, और ये जो कोएंजाइम ए है वो आकर क्या करेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ जुड़ गया, इसने अपना हाइड्रोजन शेयर कर दिया और जुड़ गया यहाँ पर कोएंजाइम ए। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस कंपाउंड को हम लोग कह रहे हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये आपका दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है, और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी निकल चुका है। लेकिन दिक्कत क्या है अभी, बोले एक बहुत बड़ा दिक्कत आ गया सर। कौन सी दिक्कत आ गई भाई, कि सर ये जो ओरिजिनल था E2, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड था, और यहाँ पर ये अभी खुला हुआ है। इसका मतलब है कि हमें इस सिस्टम को अब इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए देखिए क्या व्यवस्था होती है, E2, ठीक है, और ये हमारा हो गया, दोनों सल्फर अपने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती किया हुआ है। अब इससे रिएक्ट करने के लिए हमें एंजाइम 3 की जरूरत पड़ती है, नाम है उसका E3 FAD। हम सब जानते हैं कि FAD जो है वो हाइड्रोजन ले सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा, यह दोनों हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा। कौन से दोनों हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को। इसका प्रतिफल क्या होगा, इसका प्रतिफल जो है वह यह होगा, यहां पर तो मिल जाएगा E3 FADH, ये मिल गया, प्लस E2 एंजाइम जो है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में सिस्टम में वापस चला जाएगा। अपने ओरिजिनल स्टेट, कैसा उसका ओरिजिनल स्टेट था, मंदिर की तरह था, E2, और देखिए ये हो गया, यह सिस्टम भी अपने वापस चला गया। लेकिन अभी भी हाइड्रोजन जो है वो FADH2 और एंजाइम सिस्टम के साथ है, इसको भी लौटाना है। लास्ट स्टेप रन करता है, और यहाँ पर क्या होता है इस स्टेप में, इस स्टेप में यह होता है कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर NAD आता है,
हम एक बार इसको ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ आ गया E3FADH2 प्लस NAD प्लस, और अब इसका जो एंड रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा NADH प्लस प्रोटॉन प्लस E3FAD। इस प्रकार से यह रिएक्शन फाइनली कंक्लूजन मोड में आ जाता है। हमें एक और प्रोडक्ट मिल गया जिसका नाम है NADH प्लस प्रोटॉन, और E3FAD जो है वो सिस्टम में वापस लौट गया। यह पूरा 5 स्टेप का होता है। इस 5 स्टेप में 3 एंजाइम, 5 को एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में हमें 3 तरह के आउटपुट्स मिलते हैं। कौन कौन से आउटपुट्स मिलते हैं? तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सक्सिनाइल कोएंजाइम है, तीसरा NADH प्लस प्रोटॉन। इस पूरे स्टेप्स को अच्छे से बनाना चाहिए, इसको खूब, मतलब ये हैंडमेड जिसको बोलते हैं ना, हैंडमेड टाइप का इसका होना चाहिए। मतलब अच्छे से एक एक स्टेप पर काम होना चाहिए, ये स्टेप क्यों हुआ उस पर भी काम होना चाहिए, और इसका रिजल्ट होता है कि इससे जब भी क्वेश्चन आता है, इनके स्टेप्स से ही सवाल जवाब पूछा जाता है, और उस वक्त कोई भी विद्यार्थी जिसने इस स्टेप्स की अच्छे से तैयारी कर रखी है, वह इसमें अपने आप को ताकतवर पाता है। ये पूरा रिएक्शन इसी प्रकार से बनाया हुआ जिसको हम लोगों ने अभी बनाया था, और आप इसका पूरा जम के अभ्यास करें। अब हमारा अगला स्टेप आता है, उसका नाम है स्टेप 5, और स्टेप 5 का है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनटू सक्सिनेट। अभी तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में तो मिल गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम में कोएंजाइम इसलिए जुड़ा कि वहां पर ऑक्सीजन डालना था, ऑक्सीजन डालने के लिए हमको वहां पर हाइड्रोजन को हटाकर कोई रिएक्टिव ग्रुप डालना था। सल्फर और ऑक्सीजन एक ही परिवार के, सिक्से परिवार के ही सदस्य हैं, जहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और सल्फर का 16 है। तो ये उस प्रकार से देखा गया। अब देखो कितनी अच्छी बात और अच्छे से समझ आता है। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है, जुड़ा हुआ है, इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा, तो कोएंजाइम ये बाहर हो गया, और वह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ गया। जब यहाँ पर जुड़ रहा है, एक चीज बहुत आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं, वो है कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को आप रिप्लेस नहीं करेंगे। रिप्लेस करिएगा तो एसिड बनना ही खत्म हो जाएगा, एसडी ग्रुप जो है मिलना वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अब फॉस्फेट को लेने के लिए यहाँ पर देखिए कौन आता है। फॉस्फेट को लेने के लिए यहाँ पर जीडीपी आता है, उस फॉस्फेट को लेके जीटीपी बन जाता है, और आप देखें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप मिल गया। इस प्रकार से फॉस्फेट द्वारा हम उस ऑक्सीजन को अचीव कर लेते हैं जो आगे वहां पर एक एसिड ग्रुप का, कार्बोक्सिलेट ग्रुप का या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि यहाँ पर फॉस्फेट का इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी था। फॉस्फेट यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर ग्रुप में काम करता है, और जब ये ऑक्सीजन डोनर ग्रुप में काम करता है तो जो बैलेंस है सिस्टम का, पूरे मैकेनिज्म का, वो बना रहता है। आप देखें उस रिएक्शन को मैं बना रहा हूं, आप देखें इसको, तो ये है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड हो गया, ये हो गया CH2 और ये CH2। अब पूरा प्रोसेस में होता क्या है? पूरे प्रोसेस में ये होता है, यहां पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है सिस्टम में, और कौन बाहर चला जाता है? थायोल कोएंजाइम में बाहर निकल जाता है। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है? उस जगह पर जुड़ जाता है जहां पर यह थायोल कोएंजाइम ए था, मतलब इस जगह पर जुड़ता है। इस जगह पर जुड़ने के कारण क्या होता है? 4 कार्बन का यह कंपाउंड, जिसे हम लोग सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कह रहे थे, देखिए अब क्या हो गया यहाँ पर, ये आ गया फॉस्फेट OPO3 2 माइनस, ये फॉस्फेट आ गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनाइल फॉस्फेट। यह जो कंपाउंड है यह है सक्सिनाइल फॉस्फेट। यह भी एंजाइम बॉन्ड है, यह एंजाइम से बाहर
नहीं निकला है, तो मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल भी कर दूं। अभी ये एंजाइम में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये एंजाइम ही समझ लो आप, ये एंजाइम में ही जुड़ा हुआ है। तो अब जो है ऑक्सीजन हमारा आ चुका है, लेकिन फॉस्फेट हमेशा यहाँ रखना नहीं है, तो फॉस्फेट को निकालने की व्यवस्था करनी है हमें। फॉस्फेट को निकालने की व्यवस्था करनी है मतलब हमको यहाँ पर फॉस्फेट लेने वाला कोई चाहिए। तो जीडीपी डिपेंडेंट अगर एंजाइम है, यहाँ पर जीडीपी आ जाएगा। और जीडीपी आने के बाद क्या होगा, जीडीपी आने के बाद ये हो जाएगा कि हमको मिल जाएगा सक्सिनेट। वो क्या मिल जाएगा, सक्सिनेट। देखिए ओ माइनस, सीओ माइनस इसको लिखते हैं, CH2 CH2 एंड CO माइनस, हो गया, सक्सिनेट मिल गया, प्लस जीटीपी, ये हाई एनर्जी एक हमें प्रोडक्ट में मिल गया। तो प्रोडक्ट का नाम यहां पर हो गया सक्सिनेट, ठीक है। ये हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल फॉस्फेट। सबस्ट्रेट था, उसका नाम क्या था, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इस प्रकार से किस किस तरीके से एक प्रॉपर तरीका से सिस्टम ने ऑक्सीजन को यहां पर प्लेस किया, यह यहां देखा जाता है। ये जीटीपी का प्रोडक्शन हुआ, ये भी आपका आउटकम है, सक्सिनेट भी आउटकम है। यह इस स्टेप की सुंदरता है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एंजाइम का नाम जो है वह है सक्सिनाइल थायोकाइनेज या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पर सिंथेटेज कहते हैं। अब इस रिएक्शन में चूंकि एनर्जी कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है, एनर्जी का यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर दिखता है कि दिस इज एन एनर्जी कंजर्विंग रिएक्शन इन विच सक्सिनाइल थायोकाइनेज becomes phosphorylated at histidine residue। जो सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम है, यह तो एंजाइम है तो प्रोटीन है, यह प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से बना हुआ है, उसमें हिस्टिडीन जो रेसिड्यू है उस पर यह फॉस्फेट जुड़ता है। इस एंजाइम का दो सब यूनिट होता है, एक अल्फा सब यूनिट होता है और एक बीटा सब यूनिट होता है। अल्फा सब यूनिट का क्या काम है, तो अल्फा सब यूनिट उस हिस्टिडीन का जगह है जहां पर फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। और बीटा सब यूनिट वो जगह है जहां पर एडीपी या जीडीपी बाइंड करता है। तो दोनों काम हो जाता है, फॉस्फेट का भी काम होता है और एटीपी जीटीपी वाला जो काम है वह भी यहाँ पर संपन्न होता है। साइंस किस प्रकार से काम करता है, उसके इवोल्यूशन को समझने की आवश्यकता अगर हो, तो हम इस प्रोटीन सबके, एंजाइम सबका भी स्ट्रक्चर रीड करके उसके इवोल्यूशन, नेचर और नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस जो उसको समझ सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इन एनिमल सेल्स, हम लोगों में, टू आइसो एंजाइम्स ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज आर फाउंड। हम लोग मतलब इस तरह के दो आइसो एंजाइम्स होते हैं, एक में जीडीपी बाइंड करता है और दूसरे में एडीपी बाइंड करता है। अब डिपेंड करता है कि किस में क्या है ना। तो जैसे ही अगर जीटीपी बना तो एडीपी उससे फॉस्फेट लेकर फाइनली एटीपी बनाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यह सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है। तो उसको सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एटीपी का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वह सक्सिनाइल फॉस्फेट से आया है, मतलब सबस्ट्रेट से ही ये बना है। साइंस में इन सब चीजों पर जितना ध्यान देंगे हमारी पकड़ उतनी ही बढ़ती है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि अभ्यास और चतुराई, यह दोनों इसके नियम है। छठवां स्टेप जो है उसका नाम है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ सक्सिनेट। ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है कि इन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है। FADCA क्या हो जाता है, FADH2, और यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है, एक डबल बॉन्ड। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन जाता है, ठीक है। यहाँ बहुत झंझटिया रिएक्शन नहीं है, यह थोड़ा सा आसानी से समझने वाला रिएक्शन है।
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में चर्चा है। इट इज अ फ्लैवोप्रोटीन। फ्लैवोप्रोटीन उस प्रोटीन को कहते हैं जिसमें एफएडी जुड़ा रहता है। क्योंकि यहाँ एफएडी है इसलिए फ्लैवोप्रोटीन है। और कंटेन्स 3 सेपरेट आयरन सल्फर क्लस्टर्स एंड 1 एफएडी। मतलब इसमें 4 क्लस्टर होते हैं जिसमें 3 जगह पर आयरन और सल्फर, मतलब कि सिस्टाइन के साथ आयरन जुड़ा रहता है और एक के साथ फ्लेविन जुड़ा रहता है। इस प्रकार के आयरन सल्फर क्लस्टर जो है वह आपको एकोनिटीज में भी मिला था। इसको कंपैरेटिवली पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखिए यह इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है और एकोनिटेज भी कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। बैक्टीरिया में इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी काम होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही वहां मिलता है। अब देखिए इन दोनों एंजाइम में एकोनिटेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज में क्या समानताएं हैं? तो सबसे पहले समानताएं हैं कि दोनों इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद रहता है। दूसरी समानता है दोनों में आयरन सल्फर क्लस्टर मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जो है वह आइसोमराइजेशन करता है और यह जो है यह डिहाइड्रोजनेशन करता है। मेलोनेट इज अ पोटेंट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बताते भी हैं, इसलिए दोबारा इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ स्टेप 7 जो है उसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट। अब पानी देने की जरूरत है। तो फ्यूमरेट का दो जियोमेट्रिकल फॉर्म्स होता है, एक होता है सिस फॉर्म और दूसरा होता है ट्रांस फॉर्म। जो एंजाइम है फ्यूमरेज, यह एंजाइम ट्रांस स्पेसिफिक है। अगर यहाँ पर सिस फ्यूमरेट रहता यह एंजाइम काम नहीं करता, लेकिन ट्रांस रहने से क्या होता है, यह काम करता है। देखिए ट्रांस में क्या है, इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है फ्यूमरेट को, देख रहे हैं अपोजिट साइड में फंक्शनल ग्रुप से। और यहां पर इसको पानी दिया जाता है, OH दिया जाता है। तो जैसे ही इसको OH मिलता है, जैसे ही इसको OH मिलता है, यहाँ का डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाता है, ये जो बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है। एक तरफ OH जुड़ जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखिए H जुड़ गया और OH जुड़ गया। और जैसे ये स्ट्रक्चर जुड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं एल मैलेट। यह स्ट्रक्चर जो है आपको हमेशा दिमाग में बिठा के चलना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में बहुत परेशानी नहीं है, यह आसानी से समझने वाली बात है। ये छोटी छोटी बातें जिससे बोल रहे हैं, जैसे कि सिस ट्रांस, ये सब पर चतुराई से सोचना चाहिए कि हमारा यहाँ पर कहीं मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर है ना? और जब इससे HOH जुड़ता है, ठीक है ना, तो OH जो है वह इस कार्बन से जुड़ता है और ये जो H है वह इस कार्बन से जुड़ता है। तो रिजल्ट क्या होता है फाइनल? COO माइनस CHH मतलब CH2, और डबल बॉन्ड तो हट जाता है, यहाँ पर CHOH हो जाता है और यहाँ पर जाता है CO माइनस, और ये क्या बन जाता है? फ्यूमरेट से बन जाता है एल मैलेट। तो भाई ये जो रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस के नेचर को समझने की जरूरत है, और जितना इस रिएक्शंस को नेचर को हम लोग समझेंगे उतना ही हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझने की भी अच्छी कोशिश करेंगे। तो अभी ये हम लोग 7 स्टेप्स जो है पढ़े हैं, अगले क्लास में बाकी स्टेप्स और रेगुलेशंस ये पढ़ेंगे।